Hello students, welcome to new study point and welcome to our YouTube चैनल। आज हम लोग क्लास 7th का ज्योग्राफी चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। खास करके इन्वायरमेंट चैप्टर है और इस इन्वायरमेंट के बारे में हम जो है वो पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इन्वायरमेंट की डेफिनेशन आनी चाहिए, दैट इज़ इन्वायरमेंट की टर्म आनी चाहिए कि टर्म है क्या। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो इन्वायरमेंट टर्म है, आप जिसे यहाँ पढ़ के हम आपको बताते हैं, लिखा है द टर्म इन्वायरमेंट रिफर्स टू द सराउंडिंग और कंडीशन। यानी इन्वायरमेंट का जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि आपके सराउंडिंग का मतलब होता है आपके चारों तरफ जो भी चीज़ें या जो भी कंडीशन मौजूद हो। ठीक है, यानी आपके इन्वायरमेंट में जो भी सराउंडिंग है, यानी आप ऐसे बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंट हम उस एरिया को बोलते हैं जो आपके चारों तरफ मौजूद होता है। ठीक है, जिसके अंदर कोई पर्सन यानी कोई आदमी या कोई एनिमल या कोई प्लांट जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यानी जितने भी पर्सन है, जितने भी एनिमल हैं या कोई प्लांट है, वो आपके सराउंडिंग में जो एग्जिस्ट करता है वो आपका इन्वायरमेंट बनाता है, दैट इज़ इन्वायरमेंट का हिस्सा बनाता है। अलग अलग प्रकार के यानी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म वहाँ पे रहते हैं और अलग अलग प्लेसेस में सर्वाइव भी करते हैं। आपके सराउंडिंग में या आपके इन्वायरमेंट में हमेशा दो कंडीशंस होती हैं, एक होती है जिसको बोलते हैं फिजिकल कंडीशन और एक जो होता है उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है, फिजिकल कंडीशन के अंदर सारे जो कंडीशन होती है वो नॉन लिविंग्स आती हैं, जैसे एयर हुआ, वाटर हुआ, सॉयल हुआ, टेम्परेचर हुआ, ये सारी कंडीशंस आती हैं। और बायोलॉजिकल के अंदर जो है वो प्लांट और एनिमल या हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये कंडीशन जो है वो डिराइव होती है या इस कंडीशन को इसके अंदर इंक्लूड जो है वो किया जाता है। तो वही इसमें बताया गया कि जो फिजिकल कंडीशन है या जो बायोलॉजिकल कंडीशन है जिसके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म जो है अपना इन्वायरमेंट का हिस्सा बनाता है, यानी वो सारी चीज़ें जो तुम्हारे चारों तरफ यानी आपके चारों तरफ जो है वो मौजूद है, वो सभी के सभी जो है वो इन्वायरमेंट का हिस्सा बनाते हैं। ये दो तरीके से हो सकता है, या फिजिकल हो सकता है या बायोलॉजिकल हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि हम कहाँ पे रहते हैं, ठीक है, और हम कितने लोगों से घिरे हुए हैं या किन किन चीज़ों से घिरे हुए हैं, जैसे कि प्लांट हुआ, एनिमल हुआ या लैंड हुआ, ज़मीन हुई, या बहुत सारी बिल्डिंगें आपके आसपास होंगी, वो सभी के सभी इन्वायरमेंट का हिस्सा जो है वो बनाते हैं। यानी कुल मिला के हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट वो सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे चारों तरफ मौजूद होती है। ठीक, और हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें मौजूद होंगी वो दो कंडीशन में होंगी, या तो फिजिकल होंगी और या तो ही बायोलॉजिकल कंडीशन में होंगी, यानी वेदर इट इज़ लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है, अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो ये टर्म है कि इसके अंदर ये कहा गया है कि यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये इन्वायरमेंट जो है इसकी डेफिनेशन दी गई है कि इन्वायरमेंट टर्म का मतलब क्या है। तो आप देखेंगे कि जो इन्वायरमेंट शब्द यहाँ पे दिया गया है वो एक फ्रेंच टर्म से आया है, फ्रेंच टर्म दैट इज़ फ्रांस से आया है, जिसका मतलब होता है नाइबरहुड। नाइबरहुड का मतलब होता है पड़ोसी या सराउंडिंग। क्या होता है? सराउंडिंग होता है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट एक फ्रेंच टर्म है, आपको याद रखना है कि इन्वायरमेंट एक फ्रेंच टर्म है। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि फ्रेंच है या लैटिन है या ग्रीक वर्ड है, क्या है, तो वो आ जाता है कि इन्वायरमेंट जो है वो एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब पड़ोसी होता है, दैट इज़ नाइबरहुड होता है, या उसका मीनिंग जो है वो सराउंडिंग होता है। ठीक है, बस इतना ही ध्यान आपको जो है इसमें रखना है। हम लोग अगली स्लाइड की तरफ अपनी चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने आपको भी जो बताया है वो ये है कि हमारे पास जो इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट कई प्रकार का होता है। ठीक है, जिससे सबसे पहले अगर देखा जाए तो उसे बोलते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट। क्या बोलेंगे? नेचुरल इन्वायरमेंट। यहाँ पे देखिए लिखा है कि दोज कंपोनेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट दैट आर प्रोवाइडेड बाय नेचर। ठीक, यानी हमारे इन्वायरमेंट में ऐसे कंपोनेंट या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नेचर ने प्रोवाइड किए हैं या उसका कोई नेचुरल अस्तित्व है, तो वो हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर इंक्लूड जो है होता है। नेचुरल इन्वायरमेंट जो है वो नेचुरल फोर्सेस या नेचुरल प्रोसेस के द्वारा फॉर्म होता है, यानी बनाया जाता है या बनता है या प्रोड्यूस होता है या क्रिएट होता है। यानी सीधा मतलब होता है कि नेचुरल इन्वायरमेंट हम उस इन्वायरमेंट को बोलेंगे जिसकी ओरिजिन नेचर से हुई है या नेचुरल फोर्सेस से हुई है या नेचुरल प्रोसेस के द्वारा हुई है, उसी को हम नेचुरल इन्वायरमेंट में इंक्लूड करते हैं। इसके अंदर दो कंडीशन आती है। पहली है जिसको बोलते हैं फिजिकल, ये इसको बोलते हैं एबायोटिक, जिसको मैं आपको बता चुका हूँ। एबायोटिक आप नॉन लिविंग भी लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, नॉन लिविंग भी आप उसको जो है वो बोल सकते हैं। ठीक है, और एक दूसरा होता है जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल या बायोटिक इन्वायरमेंट, यानी दो तरीके के इन्वायरमेंट होते हैं, फिजिकल या एबायोटिक और बायोलॉजिकल यानी बायोटिक इन्वायरमेंट, इसको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम कर रहा हूँ, आप देखिए इसको, ये देखिए कई यहाँ पे
ये देखिए कंपोनेंट्स की जब बात यहाँ पे की गई है तो देखिए लिखिए कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा है ह्यूमन, दूसरा लिखा है ह्यूमन मेड यानी मानव के द्वारा बनाया गया, और एक होता है नेचुरल। ठीक है, तो 3 तरीके से होते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ह्यूमन के द्वारा क्या क्या बनाया जाता है। तो ह्यूमन के द्वारा अगर चीज़ें देखा जाए तो जैसे आपका आ जाता है इंडिविजुअल, या फैमिली आ जाता है, या कम्युनिटी आ जाता है, या रिलीजन आ जाता है, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आ जाता है, या कोई इकोनॉमिक चीज़ें आ जाती है, कोई पॉलिटिकल सिचुएशन आ जाती है। तो ये सब ह्यूमन के द्वारा। ह्यूमन ने क्या क्या बनाया, जैसे बिल्डिंग्स हुए, ब्रिज हुआ, कारखाना हुआ, दैट इज़ इंडस्ट्रीज़ हुआ, बहुत सारी चीज़ें। नेचुरल के अंदर अगर आप देखेंगे तो लिविंग थिंग्स हुए, या लैंड हुआ, एयर हुआ, वाटर हुआ, ये सारी चीज़ें जो हैं वो नेचुरल के अंदर आती है। वही जो इसमें बताया गया कि नेचुरल 2 प्रकार का होता है, जिसको हम एबायोटिक या जो है बायोटिक जो है वो बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हम लोग अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं, आप ज़रा देखें। तो हमारा जो अगला पॉइंट है उसका नाम है एबायोटिक। आप देख पा रहे होंगे, एबायोटिक इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ज़रा देखें आप, एबायोटिक में अगर आप देखेंगे एबायोटिक के अंदर, तो ये जो एबायोटिक कंपोनेंट है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर वो सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं जो नेचुरल कंडीशन के द्वारा बनाई जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम एबायोटिक के अंदर देखें तो लैंड है, वाटर है और एयर है, ये तीनों को एबायोटिक कहा जाता है। और इन तीनों का एग्जिस्ट होना ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनके बिना बायोटिक का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ठीक है, तो एबायोटिक कंपोनेंट्स जो होती हैं they are very essential component for the biotic components, यानी you can also say that biotic components cannot survive without the abiotic component like land, water and air। इनके अंदर सभी चीज़ें जो है वो नॉन लिविंग होती हैं और इनऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं जो आगे चल के फिजिकल इन्वायरमेंट का हिस्सा बनाते हैं। जैसे एबायोटिक कंपोनेंट्स अगर आप देखेंगे या एबायोटिक फैक्टर आप देखेंगे यहाँ पे, तो जैसे एल्टीट्यूड माने ऊंचाई, टेम्परेचर, लाइट, और यहाँ पे आपका टेम्परेचर दिया गया है, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन बोला गया है, और ये है विंड डायरेक्शंस या विंड इंटेंसिटी, CO2 कंसनट्रेशन, रॉक्स एंड मिनरल्स एंड ऑक्सीजन कंसनट्रेशन। ये सारी चीज़ें जो है वो एबायोटिक से जो है वो रिलेशन रखती हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये कहा जाता है कि एबायोटिक कंपोनेंट्स ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि नेचर के अंदर नॉन लिविंग स्टेट्स में पाए जाते हैं, और उनका रहना, उनका एग्जिस्ट करना बायोटिक कंपोनेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे एग्जांपल लैंड एंड वाटर एंड एयर। ठीक है, तो इसके अंदर सभी के सभी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आएंगे और इनऑर्गेनिक मैटर्स को इसके अंदर इंक्लूड्स किया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे जो नेक्स्ट है वो है आपका बायोटिक। ठीक है, तो अगर हम बायोटिक को देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखें हम बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है, तो यहाँ अगर हम बायोटिक कंपोनेंट्स को देखें तो बायोटिक कंपोनेंट्स ऐसी चीज़ों को इंक्लूड करके बोलते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट्स को ऐसी जगह इंक्लूड करके बोला जाएगा कि एनिमल्स इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा फंस रहा था। बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर हम सभी लिविंग थिंग्स को इंक्लूड करते हैं। ये देखिए आपका लिविंग थिंग्स को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि एनिमल्स, वेजिटेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन बींग्स। ठीक है, यहाँ मैंने इसको डार्क कलर से कर दिया है, वो भी ग्रीन कलर से, कि बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर सभी लिविंग थिंग्स को इंक्लूड किया जाता है, जैसे एनिमल, वेजिटेशन का मतलब प्लांट्स यानी फॉरेस्ट, यानी ऐसे प्लांट्स जो नेचुरली ऑटोमेटिक उग जाते हैं मैंने बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के, उनको हम वेजिटेशन बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन बींग्स, ये सभी के सभी बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट को फॉर्म करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बायोटिक और एबायोटिक इन्वायरमेंट आपस में इंटरेक्ट करके एक फेवरेबल कंडीशन बनाते हैं जिसमें ह्यूमन बीइंग जो है वो सर्वाइव करता है। और इसी इन्वायरमेंट में अगर किसी प्रकार का चेंज होता है तो दूसरे पे उसका इफेक्ट जो है वो दिखाई देता है। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अगर एबायोटिक में किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस आएगी तो उसका असर जो है वो बायोटिक कंपोनेंट्स पे देखने को मिलेगा। अगर हम बायोटिक में देखें तो बायोटिक में 3 कंपोनेंट है जिसका नाम है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर हम उसको बोलते हैं जो फूड बना लेता है। ठीक है, प्रोड्यूसर जिसको हम बोलेंगे जिसको जो फूड बना लेता है, और कंज्यूमर उसको बोलते हैं जो कि फूड पे डिपेंड रहता है। ठीक है, यानी फूड पे जो डिपेंड रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं। और डिकम्पोजर इन दोनों पे डिपेंड रहता है, दैट इज़ प्लांट और एनिमल पे डिपेंड रहता है। तो इस तरीके से ये इन्वायरमेंट का हिस्सा जो है वो बनाते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि जो आपका जो ये इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट में कितने हिस्से हैं। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे जो पृथ्वी है
यानी अब अगर हम इस पृथ्वी की बात करें यहाँ पे, तो जो आपका जो पृथ्वी है वो कई सारे कंपोनेंट्स की बनी है। जैसे रियल्स ऑफ द अर्थ की अगर हम बात करें, आपकी जो पृथ्वी है उसमें 3 हिस्से जो हैं वो मेन है। जैसे पहला है लिथोस्फीयर, दूसरा है हाइड्रोस्फीयर, तीसरा है एटमॉस्फेयर और चौथा है बायोस्फीयर। हमें ये पढ़ना है। लिथोस्फीयर का सीधा संबंध सॉइल से होता है, ठीक है, यदि लैंड से होता है। आप ऐसे बोल सकते हैं कि लैंड को पूरा, यानी पूरी जो भूमि आपके इस पृथ्वी पर पाई जाती है उसे लिथोस्फीयर पे इंक्लूड किया जाता है। हाइड्रोस्फीयर का सीधा संबंध वाटर से है, वाटर से। एटमॉस्फेयर का सीधा संबंध एयर से है, और बायोस्फीयर का जो सीधा संबंध है वो प्लांट और एनिमल से है, ठीक है, यानी प्लांट और एनिमल से इसका संबंध होता है, ठीक है। तो कुल मिला के अर्थ पे 4 रियल्म्स हैं, जैसे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड और एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर, ठीक है। अगर हम इसको देखेंगे तो इसमें इंक्लूड किया जाएगा, राइट। तो अब अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये मैंने आपको बना दिया यहाँ पे, ये जो बायोस्फीयर है, और यहाँ पे ये अर्थ का स्ट्रक्चर आपको मैंने बताया थोड़ा वो, और यहाँ पे दिया गया है कि अर्थ में, अगर ये जो अर्थ है उस अर्थ पे 4 रियल्म्स आपके पाए जा रहे हैं। अब एक एक रियल्म्स को हम 1 बाय 1 जो है वो पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पर रियल्म्स हम पढ़ रहे हैं लिथोस्फीयर को, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो लिथोस्फीयर, जैसे आप देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो लिथोस्फीयर होता है वो पृथ्वी की सबसे हार्ड और टॉप लेयर होती है, यानी सबसे टॉप लेयर होती है जो काफ़ी हार्ड होती है। ये रॉक्स की बनी है और मिनरल्स की बनी है, और ये एक बहुत ही पतली लेयर जो कि सॉइल की होती है उससे कवर्ड होती है। यानी सीधा सीधा हम कह सकते हैं लिथोस्फीयर जो है वो रॉक्स और मिनरल्स की बनी है, और ये पृथ्वी की सबसे टॉप की लेयर है, चट्टान है, जो कि काफ़ी पतली होती है। लिथोस्फीयर का मतलब होता है रॉकी क्रस्ट, यानी एक ऐसी सतह जो काफ़ी चट्टानी हो, उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। लिथो माने होता है रॉक, स्फीयर का मतलब होता है पूरा इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे इसके अंदर होता क्या है कि क्रस्ट होता है जो सबसे ऊपरी पार्ट होता है मैंटल का, और इसकी जो थिकनेस होती है वो लगभग 100 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 100 किलोमीटर होती है। और जो ये सॉलिड क्रस्ट होता है वो कॉन्टिनेंट और ओशियन बेड्स को एक्सटेंड करता है। यानी सीधा मतलब होता है कि ये जो क्रस्ट आपका होता है वो 2 जगह पे इंक्लूड किया जाता है, एक कॉन्टिनेंट और एक ओशियन बेड। अगर हम लैंड फॉर्म को देखेंगे, यानी आपके क्रस्ट को देखेंगे, तो वो रॉक्स का बना है जो कि सिलिका और एल्युमिनियम का बना है। यानी अगर हम सबसे ऊपर की लेयर के देखें तो वो सिलिका और एल्युमिनियम का बना है, जिसको हम सियाल लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सियाल लेयर बोलते हैं। और ओशियन बेड वो सिलिका और मैग्नीशियम के द्वारा कंपोज्ड होती है, जिसको सीमा बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सीमा बोलेंगे। सीमा की जो डेंसिटी है वो सियाल से ज़्यादा होती है, जो द डेंसिटी ऑफ सीमा इज़ ग्रेटर दैन या मोर दैन सियाल। और जो अर्थ का कोर होता है, भाई आप जानते हैं कि अर्थ में 3 लेयर हैं। सबसे ऊपर की तरफ जो लेयर है उसका नाम है क्रस्ट, जो कि सियाल की बनी है। फिर बीच बीच में जो लेयर होती है उसको बोलते हैं मैंटिल, जो कि सीमा की बनी है। और जो सबसे इनर लेयर है जो कोर कहलाता है वो आयरन और निकिल का बना है, जिसको नीफे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीफे बोलते हैं। आप देखिए यहाँ पे एक मैंने ऐड किया है कि अर्थ डे को 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। अर्थ डे जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे की तरफ अगर देखें हम, तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर को अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है, हाइड्रोस्फीयर जो है वो वाटर के पूरे एरिया को बिलोंग करता है। यानी इस पृथ्वी पर जितना भी वाटर पाया जाता है, जिस रूप में भी पाया जाता हो, चाहे वाटर के रूप में, चाहे स्नो के रूप में, चाहे हेल के रूप में, चाहे ड्रॉप्स के रूप में, चाहे वेपर के रूप में, सभी को हाइड्रोस्फीयर के अंदर इंक्लूड करते हैं, ठीक है। जैसे वाटर बॉडी, जैसे ओशियन हुआ, यानी सब महासागर हुआ, सी समुद्र हुआ, रिवर्स हुए, नदी हुई, लेक, झील हुआ, ये सभी के सभी मिलकर हाइड्रोस्फीयर बनाते हैं। जो वाटर है वो आपको 3 फॉर्म में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और थोड़ा बहुत जो वाटर है वो आपको वाटर वेपर के रूप में एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो मिल जाता है, ठीक है। ये इसके अंदर आता है। आगे अगर आप देखेंगे और आगे, तो यहाँ पे लगभग 70% अर्थ सरफेस का जो वाटर है, जो मतलब जो पृथ्वी का जो 70% जो सरफेस है वो वाटर के द्वारा कवर्ड है। और ये इसमें से ज़्यादा वाटर ओशियन और सीज़ में पाया जाता है। थोड़ा सा ही पोर्शन जो है वो फ्रेश वाटर के रूप में आपको दिखाई देगा, जो कि रिवर्स, लेक्स और ग्राउंड वाटर के रूप में आपको मिलेगा। फ्रेश वाटर जो है वो आपको वाटर साइकिल के द्वारा प्रोसेस करके रिचार्ज किया जाता है, या एक वाटर साइकिल चलती है जिसकी वजह से वाटर जो है वो वापस लौट के फिर पृथ्वी पर आता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्लाइमेट में चेंजिंग आती है, या वेदर में
जो है चेंजिंग आती है। जो वाटर सीज और ओशन के अंदर होता है वो समुद्र के किनारे रहने वाले जितने भी जो स्टेट हैं या सिटीज़ हैं या जितने भी एरिया हैं उनके क्लाइमेट को ये कंट्रोल करता है। आगे यहाँ पे देखिए लिखा है ये एक आपको याद करना पड़ेगा 22 मार्च को वाटर डे जो है वो वर्ल्ड वाटर डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे एटमॉस्फेयर की अगर बात करें तो एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर देखिए क्या है। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है पृथ्वी के चारों तरफ जो एयर का इन्वेलप है, ठीक है, यानी एयर की एक ब्लैंकेट है जो पूरे अर्थ को सराउंड करके रखे हुए है, उसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और जो ये एयर होती है ना वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ के करीब पाई जाती है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं जैसे नाइट्रोजन जो कि 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.6%, ये सारी चीज़ें पाई जाती है। और एटमॉस्फेयर के अंदर कई सारी लेयर्स होती हैं जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयोनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। अच्छा, ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है जो हमको हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। ठीक है, दूसरी चीज़ एटमॉस्फेयर जो है वो वेदर और क्लाइमेट को कंट्रोल भी करता है और जो दिन का और रात का जो एक्सट्रीम टेम्परेचर है उससे भी हमको ये क्या करता है, बचाता है। यदि कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि एटमॉस्फेयर का मतलब होता है पृथ्वी के चारों तरफ पाई जाने वाली जो गैसेस की एक ब्लैंकेट है, उस ब्लैंकेट को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। इसमें और ये जो ब्लैंकेट है वो पृथ्वी के करीब में जो गैसेस हैं वो ज़्यादा पाई जाती हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है, यानी एयर जो होता है वो एक गैसेस का मिक्सचर होता है जिससे नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस पाई जाती हैं। और हमारे एटमॉस्फेयर में कई सारी लेयर, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पृथ्वी के जो सबसे करीब में उसका नाम ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर और फिर एक्सोस्फेयर। अगर आप देखेंगे तो ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही मौसम जो है वो बदलते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको ओजोन लेयर मिलेगी और मीजोस्फेयर जो है वो सबसे ठंडी लेयर होती है। थर्मोस्फेयर की अगर बात करें तो वो उसमें चार्जेस पाए जाते हैं। एक्सोस्फेयर जो है वो आउटर एरिया में चला जाता है। यहाँ पे कुछ मैंने बातें लिखी हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो बातें मैंने लिखी है वही लिखा है कि ट्रोपोस्फेयर जो है वो पृथ्वी से 18 किलोमीटर तक पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर पृथ्वी से 50 किलोमीटर तक पाया जाता है और मीजोस्फेयर पृथ्वी से 80 किलोमीटर तक पाया जाता है, आयोनोस्फेयर 700 किलोमीटर तक पाया जाता है और जो एक्सोस्फेयर होता है वो 700 के एबव जो है वो पाया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बताई। अगर आप देखेंगे फिर आगे अगर हम आते हैं एक इम्पॉर्टेंट टर्म जिसको बोलते हैं बायोस्फीयर। क्या बोलेंगे? बायोस्फीयर, जो कि लास्ट रियल में बायोस्फीयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोस्फीयर आप जान सकते हैं, बायो माने होता है लाइफ, स्फीयर का मतलब होता है कोई स्थान, यानी कोई ऐसा स्थान जहाँ पे लाइफ पाई जाती है। तो लाइफ वहाँ पे पाई जाएगी जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर तीनों आपस में आके मिलेंगे, क्योंकि किसी भी लिविंग थिंग्स के सर्वाइवल के लिए ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, तो वही डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, इट इज़ ए नैरो कॉन्टेक्ट जोन। ये एक बहुत पतला सा कॉन्टेक्ट जोन होता है जहाँ पे लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है। इस स्फीयर को 3 मेजर डोमेन में जो है वो बांटा गया है। ठीक है, यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि इस स्फीयर में 3 मेजर डोमेन को इंक्लूड किया जाता है, जैसे द लैंड, द वाटर एंड द एयर। मैंने अभी बताया आपको कि लाइफ वहाँ संभव होगी जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर तीनों आपस में मिलते होंगे। आप जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे ये तीनों चीज़ें मौजूद है, तभी आप वहाँ पे रहते हैं, अन्यथा आप वहाँ पे नहीं रह सकते, यानी यू कांट इमेजिन फॉर द लाइफ। ठीक है, तो उस एरिया को ही हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर बोलते हैं। आप देखिए यहाँ पे जो है वो बनाया भी गया है यहाँ पे, तो ये बायोस्फीयर के अंदर इंक्लूड जो है वो किया जाता है। आगे देखिए हम इकोसिस्टम। देखिए इकोसिस्टम एक इम्पॉर्टेंट टर्म है और इसमें ये बताया गया है कि जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो हमेशा इंटरडिपेंडेंट होते हैं या डिपेंडेंट होते हैं बायोस्फीयर पे। क्यों? अपने एग्जिस्टेंस के लिए। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया है कि ऑल द बायोटिक कंपोनेंट्स, यानी जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो इस पृथ्वी पर एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स पे जो है वो डिपेंड है, जैसे लैंड, एयर, वाटर, सॉइल, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, इन सब पे डिपेंड है। इन सब की ज़रूरत पड़ेगी आपको सर्वाइवल के लिए और ये सारी चीज़ें हम पे डिपेंड है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि लिविंग बींग्स यानी बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा जो बायोस्फीयर है उसके पास कई सारे डिस्टिंक्ट जोन है, जिसके पास अपना खुद का फिजिकल इन्वायरमेंट है, जैसे प्लांट एंड एनिमल्स, और इन्हीं को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। यानी ये जो इंटरेक्शन है ना, एक प्रकार का इंटरेक्शन,
इस इंटरेक्शन को इकोसिस्टम बोला। इको मीन्स होता है साथ साथ, सिस्टम माने तंत्र होता है, जहाँ पे एबायोटिक और जो बायोटिक कंपोनेंट्स से जब वो साथ साथ रह के अपने सर्वाइवल को बनाते हैं, तो ये अपने सर्वाइवल को एग्जिस्ट कराते हैं, तो उसे हम इकोसिस्टम बोलते हैं। आपके बायोस्फीयर के अंदर बहुत सारे इकोसिस्टम पाए जा सकते हैं, जैसे वाटर इकोसिस्टम, लैंड इकोसिस्टम, डिजर्ट इकोसिस्टम, ऐसे बहुत सारे इकोसिस्टम आपको मिलेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि ईच इकोसिस्टम, हर इकोसिस्टम के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जब आपस में एक दूसरे में इंटरेक्ट करेंगे, किसके साथ, फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ जिसमें वो रहते हैं, तभी वो इकोसिस्टम जो है वो बन पाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसी के अंदर ये बताया गया, यहाँ देखिए डेफिनेशन लिखी इकोलॉजी की, इसके अंदर ये बताया गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके सराउंडिंग के बीच की जो स्टडी है, फिर से मैं पहली बात बोलता हूँ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और सराउंडिंग के बीच में जो स्टडी है उसे इकोलॉजी जो है वो कहलाते हैं, ठीक है, या कहा जाता है। इकोसिस्टम जो है वो इकोलॉजी का सेंट्रल पार्ट होता है। यहाँ पे लिखा भी है कि इकोलॉजी जो है वो इकोसिस्टम का सेंट्रल पार्ट होता है। यानी कुल मिला के मैं अपनी बात बता दी मैंने कि एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है, यानी दोनों को ये चीज़ें चाहिए, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो इन्वायरमेंट है, जो मैंने आपको इतना बताया नेचुरल इन्वायरमेंट, अब आते हैं कुछ ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि ऐसा इन्वायरमेंट जिसको मानव ने बनाया है, यानी ह्यूमन ने अपनी स्ट्रगल की वजह से बनाया है या अपने कुछ कामों की वजह से बनाया है, जैसे क्रिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, यानी उद्योग का या कारखानों का बनना, इंडस्ट्रीज़, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, साधन बनना, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमारे पास ट्रांसपोर्ट है, जैसे कार है, स्कूटर है, रेलवे, एयरपोर्ट, एयरवेज है, ये सारी चीज़ें जो है वो ह्यूमन इन्वायरमेंट ने बनाई है। बिल्डिंग हुआ, ब्रिज हुआ, माइंस हुए, ये सारी चीज़ें बनाई हैं। अच्छा, इसकी वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट आए हैं जो इन्वायरमेंट पे साइड इफ़ेक्ट आए, जैसे डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हो गई, कटिंग ऑफ ट्रीज़ यानी डिफॉरेस्टेशन हुआ, जिसकी वजह से आगे चल के पॉल्यूशन और सॉइल इरोजन जिसका कारण बना। ये सब कुछ इन्वायरमेंट है, ह्यूमन इन्वायरमेंट के कुछ इफेक्ट हैं, ठीक है। इफेक्ट तो बहुत हैं, वो आपको तो आगे सीखने को मिलेगा ही। आगे देखते हैं हम अगली स्लाइड में। इसमें क्या कहा गया कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इन्वायरमेंट में क्या इफेक्ट है। तो पहला इफेक्ट है इट इज़ थ्रेट टू द इन्वायरमेंट, यानी पहली बात ये है कि ये इन्वायरमेंट के लिए एक थ्रेट है। थ्रेट का मतलब एक नुकसान वाली बात है। अगर आगे देखेंगे, दूसरा ये कि माइनिंग होती है, टिम्बरिंग होती है, फार्मिंग होती है, इंडस्ट्री होती है, ट्रांसपोर्ट होती है, इस सब की वजह से पोल्यूशन जो है वो क्रिएट हो रहा है और चीज़ों में इम्बैलेंस आ रहा है, जैसे ग्लेशियर का पिघलना, ठीक है, सी लेवल का राइज होना और बहुत सारी नदियों का सूख जाना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ह्यूमन इन्वायरमेंट का जो है वो इफेक्ट ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे दिखाई देता है, ठीक है। यानी इन्वायरमेंट पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इफेक्ट इन सब रूपों में दिखाई देता है। पॉल्यूशन उसका सबसे मेन कारण है, ठीक है। अच्छा, इसी पे हमारे गवर्नमेंट ने कुछ जो है वो एक जागरूकता दिखाई है, जो जैसे पहली बार इन्होंने वाटर एक्ट 1974 में लॉन्च किया, वाटर एक्ट 1974 में, फिर एयर एक्ट 1981 में, और सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना की है, ताकि कुछ जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की जो इफेक्ट हैं इन्वायरमेंट पे उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। आगे आ जाइए कि हम 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है वो मनाते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये ज्योग्राफी के इन्वायरमेंट से कुछ टर्म जो है वो बताए हैं, जो काफ़ी बेसिक टर्म है क्लास 7 के हिसाब से, तो काफ़ी बेसिक टर्म है और उसी को हमें जो है वो सीखना है। इसके बाद हम अगला जो चैप्टर है या अगली जो सीरीज़ है उसको हम चालू करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। न्यू स्टडी पॉइंट आप सर्च करेंगे, उसमें आप जो है वो एक पेंसिल बनी होगी वो आ जाएगी और आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और आप हमारी अगली वीडियो जो है वो ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।